मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 39th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 39th क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें इस कॉन्सेप्ट यूज होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी का, गुणोत्तर श्रेणी का। तो अगर ये जो क्वेश्चन होगा जिसमें आपका जीपी का यूज होगा, जीपी गुणोत्तर श्रेणी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा, और उसमें से कौन सा कंसेप्ट यूज होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज में जो सम फाइंड करने का तरीका होता है और ज्योमेट्रिक सीरीज की कौन सा कंडीशन में सम फाइंड करने का फॉर्मूला, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज हो, मतलब जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है वो इनफाइनाइट टाइम तक जाए और उनके सभी टर्म्स का सम फाइंड करना हो, तो क्या आपका आंसर होगा जो भी दिया गया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। और ये क्वेश्चन आप ये मत कहना कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि कुल डिस्टेंस कितना चलना पड़ा, तो मैं यहां पर इसको पढ़ा रहा हूं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, वो आपका अलजेब्रा के पार्ट पे पढ़ेंगे या फिर एपीजीपी जब नंबर सिस्टम के साथ पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहां जो दो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, एक जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और एक जो आपकी अभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, और वो आपका जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में अधिकतर आता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बॉल ड्रॉप की जाती है कुछ हाइट से और वो बाउंस होती है बार बार, और जो भी बॉल जब ड्रॉप की जाती है तो बाउंस होती है, तो पहले के कंपेयर में 60% हर बार जो इतना हाइट से वो नीचे आती है उसके 60% ऊपर जाती है, हर बार की कंडीशन है। तो इस तरीके से वो जब तक रेस्ट नहीं होती, रुकती नहीं है, तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपका जो जीपी का ये फार्मूला यूज होता है इनफाइनाइट सीरीज के केस में, वो सम फाइंड करने का फार्मूला होता है a/1 - r, कंडीशन r शुड बी लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। जहां पर a क्या है, तो a है फर्स्ट टर्म, पहला पद, और r क्या है, तो वो है कॉमन रेशियो। जो भी आपको मैं अभी बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि a r का क्या मतलब है यहां पर। तो हम यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले तो जीपी सीरीज की बात करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब हम कह सकते हैं यहां पर गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है, तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपको चेक करना हो या कंडीशन दी गई है तो उसमें दिख रहा हो कि, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं। कैसे देखेंगे, तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने कुछ टर्म्स लिखे ABCDE। अब आपसे बोला जाए कि ये टर्म्स जो हैं वो जीपी सीरीज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये जीपी की सीरीज है कि नहीं है। तो अब आपका ये कंडीशन होती है, एक तो कंडीशन होती है आपका एपी सीरीज पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर जीपी का, गुणोत्तर श्रेणी का। तो मैंने टर्म्स लिखे, 5 टर्म्स लिखे, और मैंने बोला कि अगर मैं ये कहता हूं कि ये आपका जीपी सीरीज है, अगर ये जीपी सीरीज है तो हमारा एक कंडीशन होता है या फिर एक कंडीशन फॉलो हो रही है, जो कंडीशन मैं बताने वाला हूं, तो आप कह सकते हैं कि वो जीपी सीरीज है। कंडीशन क्या है कि अगर हम कोई भी टर्म्स लेते हैं तो उस टर्म्स का उससे पिछले वाले टर्म्स से रेशियो, तो उससे पहले रेशियो निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेशियो आप पढ़ें, तो अगर लिखा जाता है एज टू बी, तो एज टू बी को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, a/b। ये आपने रेशियो में पढ़ा होगा, एज टू बी को लिखा जाता है a/b। तो वैसे ही अगर मैं कहता हूं कि जो सीरीज दी गई है ये, इसमें मैं टर्म्स उठाता हूं e, ये फिफ्थ टर्म से 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म्स को उठाते हैं, तो फिफ्थ टर्म का रेशियो किससे फाइंड करना होगा, उससे पिछले वाले टर्म से। यानी अगर मैं e का रेशियो फाइंड करूंगा तो d से। तो ये आपका कंडीशन है कि कैसे पता चलेगा कि वो सीरीज जीपी है कि नहीं। तो जो भी टर्म्स आप लेके चलेंगे उस टर्म्स को लेकर के उसके पिछले वाले टर्म्स से रेशियो निकालना होता है। तो ई का मैं रेशियो निकालूंगा तो उससे जस्ट पहले डी आता है उससे, और फिर डी का जो रेशियो निकालना होगा तो वो रेशियो किससे निकाला जाएगा, उसके जस्ट पिछले वाले टर्म से, पहले आने वाले टर्म से, सी से। अगर मैं सी का रेशियो निकालूं तो उसके पीछे आने वाले, मतलब उससे पीछे आने वाले का मतलब मैं कह रहा हूं उससे पहले आने वाले, तो उससे पहले बी आया है, मतलब सी का बी से, और उसके बाद बी का ए से। अगर ये जो रेशियो निकालते हैं ये हमेशा सेम रहते हैं। और कंडीशन क्या है, कैसे रेशियो निकालना है, मैंने कहा कि अगर आपको सीरीज दी गई है और आपसे बोला जा रहा है कि वो सीरीज जीपी है कि नहीं, अगर आपको पहचानना है तो आप कोई भी टर्म्स उसमें से उठाएंगे, उसका उसके पिछले वाले टर्म्स से रेशियो निकालेंगे। पिछले वाले का मतलब है कि उससे पहले आने वाले टर्म्स से रेशियो निकालेंगे,
कहीं से भी कोई भी टर्म्स उठा करके उससे पहले आने वाले टर्म्स से, पहले आने वाले पद से रेशियो अगर फाइंड करेंगे तो ये हमेशा कहीं से भी आप उठाइए, वो हमेशा अगर सेम आता है तो वो आपका जो सीरीज होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो अब आपका ये जो कंडीशन है, इसका इसके पहले आने वाले टर्म से, डी का सी से, सी का बी से, बी का ए से, अगर ये सारा रेशियो सेम आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये पार्ट बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो। डिफरेंस की बात करेंगे कब, जब सीरीज एपी की होगी। तो ये होता है आपका कॉमन रेशियो, और जिसे इंडिकेट करते हैं हम लोग किससे, आर से। तो यहां पर जो आर दिखाया गया है कॉमन रेशियो, ये कंडीशन मैंने आपको समझाया कि यहां पर कॉमन रेशियो क्या होगा। तो मतलब कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो कोई भी टर्म्स उठाइए उससे पहले आने वाले टर्म्स से रेशियो फाइंड करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं 2 4 6 2 4 8 16 32, अगर ये टर्म्स लिख दिया, बोला जाए कि ये सीरीज क्या जीपी की है, तो मैं देखूंगा 32 को किससे डिवाइड करूंगा, 16 से, 16 को किससे डिवाइड करूंगा, 8 से, 8 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, 4 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। और आप ये देखो कि यहां पर जब हम डिवाइड करते हैं तो हर केस में क्या आता है, 2 आता है। देख सकते हैं हर केस में 2 आ रहा है, मतलब रेशियो जो है ना वो कॉमन है। और अगर कॉमन रेशियो आ रहा है तो वो सीरीज जो होगी वो होगी जीपी की, और जहां पर आर की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहां पर कंडीशन रेशियो फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो पहले कंफर्म होना चाहिए कि क्या वो सीरीज जीपी की है। और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि सीरीज जीपी की है तो आपको करना क्या होगा कि कोई भी टर्म्स उठाइए उसके पहले आने वाले टर्म्स से डिवाइड करिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका कॉमन रेशियो होगा। और अगर हम कहते हैं ए जो फर्स्ट टर्म है, तो मैं कहूं कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपका इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 2, फर्स्ट टर्म 2 है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पद, तो ए। तो ये यहां पर जो ए बताया गया है वो पहला पद होगा उस सीरीज का, उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होगी। और जो आर है वो क्या है, तो वो है कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से। और अगर ऐसी सीरीज और सम फाइंड करना हो, जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होगा लेकिन बस बात आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, ऐसा कुछ लिखा है कि मैंने लिखा है 1200, मैंने लिखा 1200 या ज्यादा हो जाएगा ये बेकार, 900, मैंने लिखा 900, उसके बाद लिखा प्लस 450 प्लस इसका आधा करता जा रहा हूं 250 प्लस 225 प्लस 112.5, और ये मैंने कहां तक लिखा, ये आपका कहां तक लिखा, इनफाइनाइट। मतलब ये जब तक कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी तब तक वो वैल्यू आप जोड़ते रहिए। और मैंने क्या किया है, ये सीरीज एक बनाई है और बोला है कि जितने भी टर्म्स इसमें हैं, इसमें रेशियो लगा लेते हैं पहले कि ये सीरीज आपका जो है ना, वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो सीरीज है वो जीपी की है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये सीरीज जीपी की है। तो बताइए इसमें जितने भी टर्म्स होंगे, जिसमें 900 से स्टार्ट करके हम लोग ये ऐड करते जाएंगे, तो इनफाइनाइट टाइम्स तक अगर इस सीरीज को ऐड करेंगे तो कुल सम कितना आएगा। तो अगर हमें इसका सम निकालना होगा तो हम सीधा लिखेंगे सम बराबर ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो 900 डिवाइडेड बाई, हम यहां पर निकालेंगे आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो निकालने का फंडा आपको मैंने अभी बताया कि जो भी टर्म्स, इसमें से कोई भी टर्म्स उठाइए, जैसे मैंने लिखा 450, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा उससे पहले आने वाले टर्म्स से, उसके जस्ट पहले आने वाले टर्म से। तो 450 को डिवाइड किससे करेंगे, 900 से, और ये आपका गया कितना, 1/2। यानी जो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू आ रही है 1/2 है, जो कि 1 से कम है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1/2, यानी कि आपका हो जाएगा 900। और ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, यानी ये वैल्यू आ रही है 1/2। और अगर आपका 900 अपान में है ना, तो अपान 1, और ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन जो होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है। तो मैं कहूंगा कि टोटल सम कितना आएगा, 1800। और ये पॉइंट रटने का भी है, ये आप मेंसुरेशन में जाकर के भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी बड़ा क्वेश्चन आपका ऐसा मिल जाएगा, बड़ा फायदेमंद हो जाता है, डायरेक्टली आप आंसर बता देते हैं
कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये पहला टर्म्स 900 है और बार बार अगर आधा हो रहा है तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा आपको करना क्या है कि उस इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होगा, पहला टर्म्स जितना भी होगा उसका डबल, अगर आधा का केस चल रहा है तो डबल होगा। ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहता कि 400 है, फिर 200 हुआ, फिर 100 हुआ और ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो मैं कहूंगा कि ये आधा हो रहा है ना, तो मैं कहूंगा डायरेक्टली कि इसका आंसर क्या आएगा 800। लेकिन क्वेश्चन कहीं घुमाया ना गया हो, इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, अब आपके क्वेश्चन इतना टफ नहीं होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो। अगला क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमाया गया है। पहले तो ये है, ए मैन स्टार्ट गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, द डिस्टेंस वॉक्ड बाई हिम ऑन द फर्स्ट डे वाज 2 किलोमीटर, every day he walks half of the distance walked on the previous day. What can be the maximum total distance walked by him in his lifetime? मतलब कंडीशन क्या है, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। एक आदमी प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। पहले दिन वह मॉर्निंग वॉक करते हुए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसके बाद प्रत्येक अगले दिन वो उससे पहले दिन के कंपेयर में आधा दूरी तय करता है। मतलब ये कंडीशन है कि पहले दिन वह 2 किलोमीटर दूरी करता है, उसके बाद हर एक दिन, आने वाले हर एक दिन वो जब भी जितना डिस्टेंस कवर किया होता है पहले दिन, जैसे पहले दिन 2 किलोमीटर कवर किया तो अगले दिन 1, फिर उसके अगले दिन उसका आधा 0.5, उसके अगले दिन उसका आधा 0.25। तो कंडीशन यह है कि उसके हर एक अगले दिन वो जितना उस प्रीवियस डे उसने कवर किया है डिस्टेंस, उसका आधा दूरी कवर करता है। तो बताइए वो अपनी पूरी लाइफ टाइम, वो अपनी पूरी लाइफ में जितना दिन जिंदा रहे, चाहे इनफाइनाइट टाइम जिंदा रहे, वो हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल जिंदा रहे, लेकिन बोला गया है कि जितना भी जिंदा रहेगा उस पूरी लाइफ में वो कुल कितना दूरी तय करेगा। तो यहां पर कंडीशन हम बात करें इनफाइनाइट सीरीज ही बनेगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम की बात कर रहा है। लाइफ टाइम का मतलब कि कितना जिंदा रहेगा वो पता नहीं है, बहुत लंबा जिंदा रहेगा। अब कुछ लोग दिमाग लगा लें कि पता चले कि आज वो टहल के आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो अगले दिन कहां चलेगा। तो ये अपने दिमाग से निगेटिव थॉट को उतारिए। ये कंडीशन बस ये है, मैंने पहले भी कहा कि हर जगह रीजनिंग नहीं लगाना है। तो कंडीशन ये है कि वो ऐसे करते रहेगा और ये इतना जल्दी मरने वाला नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब आपका कंडीशन क्या है, पहले दिन वो कितना चला, तो 2 किलोमीटर। फर्स्ट डे वो आदमी 2 किलोमीटर चला और अगले दिन कितना चलेगा, तो बोला गया इसका आधा 1। अगले दिन कितना चलेगा, तो उसका आधा 0.5। अगले दिन कितना चलेगा, तो इसका आधा 0.25। तो ये आपका ऐसे करके इनफाइनाइट डेज तक चलेगा, अपनी पूरी लाइफ चलेगा, रोज रोज ऐसा करता रहेगा। तो इनफाइनाइट डेज तक अगर ये चलता है तो उसके द्वारा कुल कितना लाइफ टाइम जो मॉर्निंग वॉक है उस दौरान, मॉर्निंग वॉक के दौरान कुल कितना दूरी तय किया जाएगा उसकी पूरी लाइफ में। तो आपका कंडीशन देखो कि ये सीरीज कौन सी बन रही है, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये सीरीज कौन सी है। तो ये सीरीज जीपी है और आपको दिख रहा है आधा आधा। वैसे अभी मैंने बताया था आंसर क्या होगा, 2 है तो क्या आंसर होगा 4, लेकिन मैं एक बार इसको फिर से लिख के बता दे रहा हूं। जब भी आधा की बात की जाएगी कि हर बार पहले के कंपेयर में आधा आधा होता जा रहा है और इनफाइनाइट तक जाए और सम फाइंड करना हो, तो सीधा हमारा आंसर होगा पहला टर्म्स जो होगा उसका डबल होगा टोटल सम। यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो आ गई 2, और r की वैल्यू कितनी आ गई, तो कोई भी एक टर्म्स उठाइए, मैंने उठाया 8, उसको डिवाइड करेंगे उससे पहले आने वाले टर्म से, तो 1/2, यानी हमारा सम आ जाएगा कि कुल कितना दूरी तय किया। तो फर्स्ट टर्म आपका जो आ रहा था 2 अपान, पहला टर्म्स हो गया 2 अपान डिवाइडेड बाई 1 माइनस, क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम है तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2। वैसे ये वैल्यू आपका जो रिजल्ट आएगा 1/2 और 2 अपान 1/2 है, तो 1/2 जो है ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा कितना, तो हम लिख सकते हैं कि जो आंसर आ जाएगा यहां से वो आ जाएगा 4 किलोमीटर। ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ज्यादा आसान है, अगर आपको पता चल गया और आपको पता है
कि यहां पर जीपी सीरीज का यूज होगा। इनफाइनाइट टर्म्स अगर है जीपी सीरीज में और सम फाइंड करना है तो फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना है। तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। और इसमें क्या होता है ना कि एक जल्दी के चक्कर में जिनका जो कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, थोड़ा बहुत जल्दी के चक्कर में वो गड़बड़ इसमें जरूर करते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। और कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे, हो सकता है गलत भी करें। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी जब भी कराया ना, तो वहां पर मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि अगर 50 लोगों का आंसर आ जाए, अगर पूरी क्लास में 50 लोगों का आंसर आ भी जाए तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 लोगों का आंसर सही होता है, अधिकतर लोगों का गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है वो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अ सर्टेन बॉल व्हेन ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड rebounds to 4/5 of the height from which it falls. If it is dropped from a height of 100 meters, what is the total distance it travels before finally coming to rest? क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है कि एक बॉल जो है, एक गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। एक गेंद 100 मीटर की जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। वो बॉल जब जाकर के जमीन से टकराती है और बाउंस होती है, तो जितनी हाइट से गिराते हैं उसके 4/5 हाइट तक उछलती है, और फिर उसके बाद फिर जाती है, और फिर जब उछलेगी तो जितना पहले उछल के आई थी, जितना ऊपर से गई है उसका 4/5 फिर से बाउंस होगी, फिर वो नीचे जाएगी, फिर जितना ऊपर से आई थी उसके 4/5 फिर से बाउंस होगी, फिर नीचे जाएगी। तो कुछ इस तरीके से है कि बॉल जो है ना, पहले तो बाउंस होगी, तो कुछ ऐसे, पहले तो मैंने इस क्वेश्चन में बोला गया कि 100 मीटर की हाइट से गिराई गई है, बॉल ड्रॉप की जाती है 100 मीटर की हाइट से, वो जमीन पर आके के बाउंस होती है, टक्कर खाती है, फिर बाउंस होती है, तो वो 4/5 हाइट तक उछलती है। और देखिए मैं हिंदी में एक बार कंप्लीट पढ़ दे रहा हूं इधर उधर भटकने की जगह। मैंने कहा कि एक गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, और वह जितनी ऊंचाई से नीचे आती है उसके 4/5 ऊंचाई तक ही उछलती है। तो इस तरीके से वह बॉल जब तक रुकेगी तब तक कुल कितना डिस्टेंस चलेगी, कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कुल कितना डिस्टेंस चलेगी। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए कि 100 मीटर की हाइट से अगर बॉल नीचे गिराई गई तो 100 मीटर हाइट से वो नीचे आई। मैं इसको ब्लू कलर से दिखाया हूं, इसके बाद मैं अलग कलर रखूंगा समझाने के लिए, क्योंकि गलतियां यहीं पर होती हैं जल्दी के चक्कर में। तो अब क्या हुआ कि अब अगली बार जब बाउंस होगी इसके बाद ऊपर जाएगी, तो अब ये जो ऊपर जाएगी वो 100 का 4/5 हाइट ही ऊपर जाएगी। यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 80। अच्छा, अगर ये 80 गई तो फिर उसके बाद 80 उसके अगर 80 मीटर गई है तो 80 मीटर वो नीचे भी आएगी। अगर 80 मीटर ऊपर गई तो 80 मीटर नीचे भी आएगी। अगली बार जब जाएगी तो वो कितना हाइट जाएगी, तो अगली बार जाएगी तो वो अगली बार जितना ऊपर से आई है, और आई कितने ऊपर से 80 मीटर, तो 80 का 4/5 यानी 64 मीटर ऊपर जाएगी, और फिर 64 मीटर नीचे आएगी। और अगली बार जब वो बाउंस होगी तो फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर उसके बाद फिर जाएगी, फिर आएगी, लेकिन हर बार वो कम हाइट ऊपर जाया करेगी। तो ऐसे करते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन ये कंडीशन आपका इनफाइनाइट सीरीज का बना, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा उछलती रहेगी, वो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा बाउंस होगी। तो इनफाइनाइट तक बाउंस होगी, तो आप यहां से पहले ही कंफर्म हो गया कि 4/5 ये रेशियो की तो बात कर रहे हैं। 4/5 का मतलब पहले 5 थी तो अब 4 हाइट तक जाएगी, जब भी 5 हाइट तक गई होगी तो 4 हाइट तक जाएगी। अगर यहां से भी देखें तो आप देख सकते हैं रेशियो आपका कॉमन बनेगा, क्योंकि अगर a रहा होगा तो उसके बाद 4/5, फिर उसके बाद इसका 4/5, मतलब a इंटू 4/5 था, इसका फिर से 4/5। तो ये कंफ्यूज होने के लिए पूरा इसको मत समझो, आप यहीं से समझ लो कि हर बार एक फिक्स रेशियो में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इंटू 4/5 यानी 5 से 4, फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, यानी जितना भी हाइट होगा उसको 5 टुकड़ों में डिवाइड करो, 4 भाग। तो 4/5 का मतलब तो यही होता है कि जो भी वैल्यू है उसको 5 टुकड़ों में डिवाइड करो, उसमें से कितना पार्ट, 4 पार्ट। तो हर बार 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4 यानी 5:4, 5:4 वो बनता जाएगा। तो हर बार ये
4/5 हाइट तक बाउंस होगी। तो यहां पर जो कॉमन रेशियो आ गया वो कॉमन रेशियो क्या आया, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 4/5। मैं कहता कि हर बार वो 3/5 हाइट तक बाउंस होती है, तो 3/5 हाइट तक बाउंस होती तो मैं डायरेक्टली लिखता कि 3/5 कॉमन रेशियो आएगा। अगर आप देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले बाउंस कितना थी 100, फिर उसके बाद उसका 4/5 80, फिर उसके बाद 64। जैसे मैं इसी को लेकर के चलता हूं तो 64, उससे पहले कितना बाउंस हुई थी 80, तो आप देखो 4/5। अगर मैं लिखता हूं 80 तो उससे पहले कितना 100, तो ये आ गया 4/5। तो कॉमन रेशियो 4/5 आ गया। ए की वैल्यू यहां पर डिसाइड करनी होगी। तो यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर गलती होती है आते हुए भी, वहां पर गलती क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस पॉइंट को आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर से कितना नीचे आई है 100 मीटर नीचे आई है, लेकिन वो 100 मीटर ऊपर नहीं गई है। तो ये 100 एक सिंगल टाइम है, ऊपर से 100 मीटर नीचे आई है। तो मैं अगर इसको अलग कर दूं, मैंने कहा 100 मीटर वाला पार्ट जो है वो अलग कर दूं। 100 मीटर वाला पार्ट मैं अगर अलग कर देता हूं, 100 मीटर वाला पार्ट मैं अगर अलग कर देता हूं, तो अब आप एक पॉइंट समझ सकते हैं कि अगर मैं 100 मीटर वाला पार्ट अलग कर दूं ये, तो अगर ये 80 जाती है तो 80 आती भी है। अगर 80 मीटर ऊपर गई तो 80 मीटर नीचे भी आई, 64 ऊपर गई तो 64 नीचे भी आई, इसके बाद जितना ऊपर गई उतना नीचे आई, फिर जितना ऊपर गई उतना नीचे आई। तो बार बार वो जितना ऊपर जाती है उतना नीचे आती है, जितना ऊपर जाती है उतना नीचे आती है। तो यानी 80 80 हो गया, 64 हो गया, फिर ये पार्ट हो जाएगा, मान लेते ए गई तो ए आएगी, फिर इसके बाद बी गई तो बी आएगी, उसके बाद सी गई तो सी आएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितना ऊपर वो बाउंस करके जाएगी उतना नीचे आएगी, जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे आएगी, जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे आएगी। तो अब अगर बोला जाए कि कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप 100 तो एक तरफ कर लो, 100 तो एक हो गया आपका, 100 एक ही बार सिंगल है, लेकिन बाकी सब डबल डबल है। और जब सब डबल डबल है तो हमारी सीरीज किसी एक को लेके चलते हैं। मैंने कहा 80 64 ए बी सी, अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं 80 64 ए बी सी, तो हमें पता है कि जो नीचे आने वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो भी तो जुड़ेगा, डिस्टेंस तो वो भी होगा कि वो तो गई, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना डिस्टेंस नीचे की तरफ भी ट्रेवल किया है। यानी जब अगर मैं इस सीरीज का सम फाइंड करूंगा 80 64 ए बी सी, ये इनफाइनाइट तक अगर मैं इस सीरीज का सम फाइंड करूंगा, जैसे कि मैं इस सीरीज का सम फाइंड करूं तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म 80 अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना रहा 4/5। तो ये जो आपका सीरीज है सिर्फ ऊपर जाने का कंडीशन हमने देखा है कि ऊपर जब जा रही है तो कुल कितना डिस्टेंस ऊपर जाते समय उसने कवर किया है। तो 80 64 ए बी सी, लेकिन जितना डिस्टेंस ऊपर जाते टाइम वो कवर करेगी उतना डिस्टेंस नीचे आते समय भी वो कवर करेगी। मतलब जितना डिस्टेंस ऊपर जाते समय कवर करेगी उतना नीचे आते समय भी कवर करेगी। तो मैं डायरेक्टली इसका क्या कर सकता हूं डबल, और ये वाला पार्ट मैंने अलग लिखा है क्योंकि यहां पर सिर्फ नीचे आने का कंडीशन है 100। तो अब आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहां पर मैंने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सिर्फ मैंने सीरीज जो देखा है वो सीरीज आपकी जीपी की है। सिर्फ ऊपर जाने की कंडीशन देखो तो वो भी जीपी की सीरीज है, नीचे आने की कंडीशन देखो तो वो भी जीपी की सीरीज है। तो सिर्फ ऊपर डिस्टेंस कवर करने का जो ऊपर डिस्टेंस करने की जो सीरीज बन रही है ना, उस डिस्टेंस को इनफाइनाइट सीरीज तक अगर हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट 80 64 फिर ए बी सी, तो जितना सम आएगा ऊपर जाते समय, जितना डिस्टेंस वो ऊपर जाते समय कवर करेगी उतना डिस्टेंस वो नीचे आते समय भी कवर करेगी। यानी जितना ऊपर जाते समय डिस्टेंस कवर करेगी, मैं अगर उसका डबल कर दूं तो जाना ऊपर फिर नीचे आना, ये टोटल डिस्टेंस जब तक वो रुकेगी तब तक का आएगा। और मैंने 100 को अलग लिखा है क्योंकि इसमें आपका सिर्फ नीचे आई है, ऊपर नहीं गई है, तो इस सीरीज के साथ न जोड़ करके इसको अलग कर लिया। तो इन सीरीज का टोटल सम मैंने निकाला 80/1 माइनस 4/5, जो कि रेशियो था 4/5 कॉमन रेशियो 4/5 था। पहला टर्म्स मैंने 80 लिया था, और आपका सम जो आया ऊपर जाते समय जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका डबल किया, तो नीचे आते वाला टाइम जो डिस्टेंस कवर किया था वो भी आपका हो गया। तो दोनों डिस्टेंस यहां पर हो गया, और प्लस 100 जो आपका ये वाला था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है,
इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन बड़ा जल्दी मैच करते हैं। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो 100 प्लस इसका सम फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि 1 माइनस 4/5 की जो वैल्यू आती है 1 माइनस 4/5 यानी 1/5 आती है। अगर ये 1/5 आती है और मैं कहूं कि ये लिखा है 80 अपान, यहां पर आपका आएगा 1/5 यानी 8 इंटू 5, 80 इंटू 5। तो यानी कि ये आपका पूरा वैल्यू कितना आएगा, यहां से अगर आप देखो कि अगर ये पूरा वैल्यू देखें तो ये 1/5 है, तो 80 अपान 1/5 चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका रहा है 400 और इंटू 2 तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 900 मीटर वो बॉल डिस्टेंस कवर करेगी। कब तक, जब तक वो बॉल रुकेगी तब तक कुल 900 मीटर दूरी तय करेगी। तो अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए तो एक और क्वेश्चन इस पे बन सकता है। वो क्वेश्चन या तो आपसे बोला जा सकता है कि बताइए वो जो बॉल थी वो नीचे आते समय कुल कितना दूरी तय की। तो जब नीचे आते समय कुल कितना दूरी तय की, तो हमें पता है कि ये जो कंडीशन है ये कितना आ रहा है, ऊपर जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 400, डबल किया क्योंकि नीचे आते वक्त भी किया था, तो 400 ऊपर जाते टाइम कवर किया था। और यहां पर ऊपर ये 100 ऊपर जाते वाला नहीं है, यानी हम कहेंगे कि ऊपर जाते समय उस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो हमारा आंसर होता 400। अगर बोला जाता कि वो बॉल सिर्फ नीचे आते समय कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें पता है कि नीचे आते समय यहां से देखें तो यहां से टोटल कितना रहा था 400 और 100 ये यानी 500 नीचे आते समय कवर किया है, और ऊपर जाते समय कितना कवर किया है, तो मैं कह सकता हूं कि 400 मीटर। और बोला जाए कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो मैंने निकाला है 900 मीटर। और क्वेश्चन में यही बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर फाइनली कमिंग टू रेस्ट, यानी 900 मीटर 900 मीटर वो बॉल जब ऊपर से गिरना स्टार्ट किया था तब से जब तक वो बॉल रुकी है तब तक कुल 900 मीटर दूरी तय की है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका जो कि आया हुआ है कई बार एग्जाम में, तो अगर आता है तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना और ऐसी गलती मत करना जो मैं बता रहा हूं कि आप एक तरफ का निकाल के ऊपर जाने का निकाल के नीचे जाने वाला छोड़ दिया तो ऑप्शन बड़ा जल्दी मैच कर जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अ टूरिस्ट कवर्ड अ जर्नी partly by foot and partly by tanga. He walked for 90 kilometers and rode the tanga for 10 kilometers. He spent 4 hours less on the tanga than on walking. If the tourist had reversed the times he traveled by foot and on the tanga, the distance traveled on each part of the journey would be equal. How long did he ride the tanga? ये क्वेश्चन है, एक टूरिस्ट है वो कुछ दूरी पैदल चल के तय करता है और जो शेष दूरी है वो तांगा से, कुछ दूरी वो तांगा से चलता है। वह 90 किलोमीटर पैदल चलता है और तांगा से चलता है 10 किलोमीटर। वह 90 किलोमीटर पैदल चलता है और तांगा से चलता है 10 किलोमीटर। तो यह पता चलता है कि वो तांगा से जितना समय चला, और यह पता चलता है कि वो पैदल जो चला था, पैदल चलने में जितना समय लगा था, पैदल चलने में उसे जितना समय लगा था उससे तांगा से चलते समय 4 घंटे कम समय लगा था। यानी पैदल चलने में 10 घंटे लग रहा है तो तांगा से वो कितना चला होगा, 4 घंटे कम 6 घंटे। अगर पैदल चलने में वो 20 घंटे ले रहा है तो तांगा से वो कितना चलेगा, 4 घंटे कम, तो 20 से 4 16 घंटे तांगा से चलेगा। ये कंडीशन है। इफ द टूरिस्ट हैड रिवर्स, अगर बोला जाए कि जहां वो जितना समय वो तांगा से चला था उसके स्थान पर उतना समय पैदल से चलता, और जितने समय वो पैदल चला था उस पैदल चलने के समय पर अगर वो तांगा से चलता, तो अगर ऐसा होता तो उसके द्वारा पैदल और तांगा दोनों से बराबर बराबर दूरी तय की जाती। ये कंडीशन है। तो बताइए उसने तांगा से कितना दूरी तय की थी। कंडीशन बदलने की बात नहीं, इनिशियल में अगर जो कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग
तो जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तांगा से उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था ये बताना था। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इफ द फुट एंड ऑन द टांगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच पार्ट ऑफ द जर्नी वुड बी इक्वल, हाउ लॉन्ग डिड ही राइड द टांगा। तो अच्छा, कुल कितना समय उसने तांगा से चला था, क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस दिया ही गया है कि डिस्टेंस उसने तांगा से कितना चला है 10 किलोमीटर, पैदल कितना चला है 90 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वो तांगा से कितने समय चला था, टाइम की बात की जा रही है। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि डिस्टेंस कैसे पूछ सकता है जब डिस्टेंस दिया है। तो यहां पर तांगा से कितना समय चला था वो टाइम बताना है, जितना समय उसने तांगा पे गुजारा था, व्यतीत किया था, वेस्ट किया था पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को करते समय थोड़ा सा बस ध्यान रखना, कोई दिक्कत होगी नहीं। क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बस सॉल्व करने की जरूरत है। बोला गया कि वो पैदल चला है, पैदल चला है और तांगा से चला है। पैदल कितना दूरी तय किया 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पैदल चलता है, और तांगा से कितना चलता है 10 किलोमीटर। अच्छा, 90 किलोमीटर पैदल चला, तांगा से चला 10 किलोमीटर। तो आपको टाइम का डिफरेंस दिया गया है, तो टाइम तो पता होना चाहिए। अगर टाइम पता होना चाहिए तो ये स्पीड तो है नहीं कि स्पीड है तो हम डायरेक्टली रिवर्स कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, और टाइम के रेशियो में डिफरेंस बराबर 4 घंटे कर देंगे। ये डिस्टेंस दिया गया है, तो हमने कहा कि पैदल चलने का जो स्पीड था, जब तक स्पीड नहीं पता होगा कैसे टाइम निकालेंगे। तो पैदल चलने का जो स्पीड था वो मैंने कहा कि x किलोमीटर पर आवर्स, और तांगा से चलने का जो स्पीड था मैंने कहा कि वो y किलोमीटर पर आवर्स। अगर वो पैदल चलता है तो उसकी स्पीड होती है पैदल चलने की x किलोमीटर पर आवर्स, और अगर वो तांगा से चलता है तो तांगा से चलने की उसकी स्पीड होती है y किलोमीटर पर आवर्स। तो बताइए दोनों टाइम में जो डिफरेंस है, बोला गया कि पैदल जो चलता है उसके कंपेयर में तांगा से 4 घंटे कम चलता है। पैदल चलने में कितना समय लगेगा, जब स्पीड है x किलोमीटर पर आवर्स, तो पैदल चलने में डिस्टेंस आपका 90 है और स्पीड x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कितना लगा वो आ गया। और तांगा से चलने वाला टाइम अगर हम देखें तो ये तो पैदल आ गया, और तांगा से चलने का टाइम जो लगा वो कितना लगा, तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर, स्पीड y हमने माना, तो ये y 10/y, तो दोनों टाइम का डिफरेंस आपसे बोला गया 4 घंटे। तो एक तो कंडीशन ये आपको दी गई कि दोनों टाइम का डिफरेंस आ रहा है 4 घंटे, हमने स्पीड माना और डिफरेंस निकाला दोनों टाइम का, जिसमें पैदल वाला टाइम तांगा वाले टाइम से 4 घंटे ज्यादा है, तो डिफरेंस 4 घंटे आया। अब आप क्वेश्चन के अगले कंडीशन पर चलते हैं। ये तांगा के द्वारा टाइम लिया गया, ये पैदल द्वारा टाइम लिया गया। बोला गया है कि जब तांगा का द्वारा जो टाइम लिया जाता है, कितना टाइम लिया गया 10/y। तो जो टाइम तांगा से चलने में लिया गया 10/y टाइम लिया गया है, और इतना समय अगर वो पैदल चलता, पैदल क्या स्पीड थी x, यही क्वेश्चन है कि अगर वो पैदल कितना समय चलता जितना समय वो तांगा से चल रहा है, यानी 10/y टाइम तक किस स्पीड से चलता है x स्पीड से, और प्लस नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल की बात की गई, और उसके बाद बोला गया कि वो जो तांगा से चलता वो कितना समय चलता जितना समय पैदल चला था। तो तांगा से कितना स्पीड है y, और कितना समय चलेगा जितना समय पैदल चला था, ये टाइम है, इसलिए टाइम आपका 90/x, और इनटू इस पैदल चलने के टाइम से जितना भी होगा, पैदल चलने का टाइम जितना भी होगा वो उतना समय तांगा से चल रहा है, और जो तांगा से चलने वाला टाइम है उतना समय वो पैदल चला है। तो डिस्टेंस दोनों केस में बराबर आता है, ये क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने कहा कि पैदल चलने इसके कंपेयर में तांगा से जो टाइम लगता है 4 घंटे कम लगता है। तो पैदल चलता है 90 किलोमीटर, तांगा से चलता है 10 किलोमीटर। पैदल वाली स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स माना, तांगा की स्पीड माना y किलोमीटर पर आवर्स। तो पैदल चलने में कितना टाइम लगा, क्योंकि टाइम का डिफरेंस दिया गया इसलिए टाइम निकालना हो, तो पैदल चलने में टाइम लगेगा डिस्टेंस 90 डिवाइडेड बाय स्पीड पैदल चलने की, जो कि x माना था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड पैदल का टाइम आ गया। तांगा वाला टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस 10 स्पीड y, तो ये तांगा से चलने का टाइम आ गया। टोटल टाइम में डिफरेंस कितना आएगा 4 घंटे का। दूसरी कंडीशन दी गई है कि जो टाइम तांगा के द्वारा लिया जाता है उतना समय तक वो पैदल चले, यानी x स्पीड से 10/y आवर्स चले, तो वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि तांगा से जितना पैदल चलता उतना समय चले। तांगा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय चले जितना पैदल वो चलता था, तो 90/x, यानी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, दोनों केस में बोला गया कि डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करता है। तब तो बताइए उसने तांगा से कितने समय
चला था। तो अब आप आ जाइए यहां पर, कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो आप देखते हैं जीरो कैंसिल हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, और अगर आप देखें नीचे x से इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, नीचे उधर जाएगा ऊपर जाएगा तो 9y स्क्वायर, यानी x इजिकल टू 3y, x बराबर 3y। अब यहां से कंडीशन आ गई कि x इजिकल टू 3y। अगर आप इसके बाद अगर चाहते हैं तो कुछ और भी लॉजिक है जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो, तो वो आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि किस तरीके से इसको देखना है। यहां पर मैं बेसिक तरीके की बात कर रहा हूं। अगर मैं x को क्या लिखूंगा, अगर x को मैं लिखूंगा 3y, x बराबर 3y आ रहा, तो x को मैं 3y लिखूंगा तो यहां पर मेरा कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा इसका एलसीएम, x को हटा दिया तो हम मैं लिख सकता हूं 3y एलसीएम आया, ऊपर आएगा 90, ये सॉल्व करने आता होगा, y से 3 टाइम 3 इंटू 10 30 इजिकल टू 4, यानी कंडीशन यहां से निकल करके क्या बनी, तो बनी कंडीशन 90 माइनस 60, यानी अगर 90 माइनस 60 लिखते हैं तो कितना बचेगा ये ऊपर, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 60 ऊपर बचेगा, नीचे 3 और नीचे y भी है और इंटू 4, यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो y इजिकल टू कितना आ गया 5, यानी कि अगर y की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर्स आ रही है तो तांगा से कितना समय लगेगा था, तो y की वैल्यू अगर आप 5 रखेंगे तो अब लिखेंगे 10/5 इजिकल टू 10/5 इजिकल टू 2 आवर्स, 2 घंटे वो तांगा से चला था। तांगा से कितना देर चला था, तो वो 2 घंटे तांगा से चला था। तांगा पर कितना समय व्यतीत किया था, तो 2 घंटे तांगे पर समय व्यतीत किया था। ये तो आपका इस तरीके से आंसर आ गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहें तो भी आपका आ जाएगा। तो आप देखिए कि x अपान वाई इजिकल टू आ रहा है 3/1, तो मैं ये कह सकता हूं कि पैदल और तांगा, पैदल अगर वो 3 रेशियो टाइम लेगा तो स्पीड अगर उसकी, अगर देखो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर वो पैदल, नहीं ये गलत होगा, ये सही है, जो किया है ना वही सही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि उसने तांगा से कितना समय चला था, 2 घंटे। यहां पर मैं लॉजिक लगा रहा था स्पीड और टाइम का रेशियो, लेकिन स्पीड और टाइम का रेशियो आप रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस जब सेम होगा तब हम कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम उसके इनवर्स रेशियो में लगेगा। लेकिन यहां तो डिस्टेंस पहले से ही कंफर्म है कि डिस्टेंस सेम कवर नहीं किया गया है, इसलिए इसमें अगर वो लॉजिक से गलती से आंसर मैच करता है तो वो आपका गलत आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसके तरीके अगर आप एक तो मान सकते हैं एक्स वाई के अकॉर्डिंग, और दूसरा तरीका आपका जो हम लोग क्लास कर चुके हैं, वो क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है एक्स वाई के फॉर्मेट में, जैसे मैं बता दे रहा हूं दोनों तरीका। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में आप एक मेथड यूज करते हैं, वो तरीका एलिगेशन मेथड से हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले एक वीडियो में, तो उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए कि टोटल अगर उसने कवर कितना किया है, तो क्वेश्चन है एम्प्लॉय में क्लेम ₹7 फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी एंड ₹6 फॉर ईच किलोमीटर इफ ही ड्राइव हिज ओन कार। If in 1 week he claimed ₹575 for traveling 90 kilometer, how many kilometer did he travel by taxi? एक एम्प्लॉय जब वो टैक्सी से चलता है तो उसके लिए उसको कितना मिलता है, क्लेम करता है कितना रुपए का, तो ₹7 प्रति किलोमीटर का क्लेम करता है, पैसे जो है कंपनी से मांगता है। और जब वो अपनी कार से चलता है तो वो ₹6 मांगता है कंपनी से, क्लेम करता है कि ₹6 मुझे चाहिए, मैं अपनी टैक्सी से आता हूं, तो प्रति किलोमीटर के लिए ₹6 अब डिमांड करता है। अगर किसी सप्ताह वह कुल ₹575 का क्लेम किया था और कुल 90 किलोमीटर चला था, तो बताना है कि वो टैक्सी से कितना दूरी तय किया था। तो मैंने कहा एक तो तरीका है कि आप इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, और दूसरा तरीका इस तरीके के क्वेश्चन में मैं अभी बताऊंगा कि वो एलिगेशन मेथड। और ऐसे क्वेश्चन में तो और भी तरीके होते हैं, मतलब हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, जिस पर तो मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, ऑप्शन हिट करो ट्राई करो, तो वो करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले इस तरीके से करते हैं, एक बेसिक तरीका और एक एलिगेशन मेथड, उसके बाद बाकी कॉन्सेप्ट तो आगे देखेंगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहां पर आप देखिए कि टोटल बोला गया, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया था 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर।
अगर वो टैक्सी से आता जाता है तो टैक्सी के लिए वो क्लेम करता है कितना, तो टैक्सी से आता जाता है तो टैक्सी का जो रेट लेता है 1 किलोमीटर पर किलोमीटर 7 रुपए, और वो अपनी कार से आता जाता है तो वो क्लेम करता है 6 रुपए। 6 रुपए अगर वो अपनी कार से आएगा जाएगा तो 6 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्लेम करेगा। अगर वो टैक्सी से आएगा जाएगा तो क्लेम करेगा 7 रुपए प्रति किलोमीटर। टोटल 90 किलोमीटर चला है, तो कितना दूरी वो टैक्सी से कवर किया है, तो मैंने मान लिया कि वो टैक्सी से कितने किलोमीटर कवर किया है, x किलोमीटर। अगर वो टैक्सी से x किलोमीटर कवर किया है, टोटल 90 किलोमीटर में से x किलोमीटर टैक्सी से, तो कार से कितना कवर किया है, तो 90 माइनस x। यानी अगर टैक्सी से कवर किया x किलोमीटर मैंने माना, तो कार से कितना कवर किया, तो 90 माइनस x। अच्छा, अगर 1 किलोमीटर के लिए 7 रुपए लेता है, x किलोमीटर चला है, तो कुल कितना रुपया उसे मिलेगा, क्लेम करेगा वो 7x। यहां 1 किलोमीटर के लिए 6 रुपए लेता है और इतने किलोमीटर चला है तो कितना क्लेम करेगा, तो 6 इंटू जितने किलोमीटर चला है 90 माइनस एक्स इजिकल टू कुल कितना उसका क्लेम हुआ था टोटल 90 किलोमीटर के लिए, तो वो हमने ऐड करके निकाला 575 रुपए। अब यहां से अगर देखें तो 7x प्लस 540 माइनस 6x इजिकल टू 575, यानी अगर हम यहां से देखें तो x इजिकल टू 540 को उधर ले जाके माइनस करिए 135, यानी x की वैल्यू 135 आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि वो टैक्सी से कितना दूरी तय किया था, तो टैक्सी से वो जब 575 रुपए का क्लेम किया 90 किलोमीटर चला था, तो उस 90 किलोमीटर सॉरी ये गलत आ रहा है क्या, ये आपका इतना नहीं है, ये कैसे आ जाएगा, मैंने गलत तो नहीं किया, 540 575 यानी 35, ये 35 आ रहा है। 35 किलोमीटर वो टैक्सी से चला था इस 90 किलोमीटर्स में, और बाकी जो डिस्टेंस उसने कवर किया था कार से कवर किया था। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि वो टैक्सी से कितना चला था, तो 35 किलोमीटर। अच्छा, इसको अगर दूसरे तरीके से डिस्कस करें, दूसरे तरीके से डिस्कस करने का तरीका क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूं। तो यहां पर दूसरा तरीका जो होगा वो एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टैक्सी पर किलोमीटर कितना रुपए वो क्लेम करता है, टैक्सी के लिए 7 रुपए, और कार के लिए वो प्रति किलोमीटर कितना क्लेम करता है, 6 रुपए प्रति किलोमीटर, 6 रुपए कार के लिए क्लेम करता है, और टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर 7 रुपए क्लेम करता है। और ओवरऑल कंबाइंड देखा जाए तो वो भी हमें पता है कि 575 रुपए लिया और 90 किलोमीटर चला था, तो पर किलोमीटर ऑन एन एवरेज कितना क्लेम किया था, तो वो यहां से आ जाएगा जो भी आएगा। तो मैंने यहां पर एलिगेशन मेथड लगाया, और एलिगेशन मेथड लगाया तो टैक्सी के लिए जो क्लेम कर रहा है वो टैक्सी के लिए क्लेम कर रहा है 7 रुपए प्रति किलोमीटर, और कार के लिए क्लेम कर रहा है 6 रुपए प्रति किलोमीटर। और कंबाइंड अगर देखा जाए तो प्रति किलोमीटर क्या क्लेम कर रहा है कंबाइंड मिला करके ओवरऑल, तो यहां से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आ रहा है कितना आ रहा है 115/18। अब ये डिविजिबल शायद नहीं लग रहा है क्योंकि ये 3 और 2 से डिवाइड है ही नहीं, तो ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंस फाइंड करना, तो डिफरेंस फाइंड करते वक्त मैंने ये भी बताया था कि अगर फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन को हटाना होता है, इंटीजर बनाना होता है। तो मैंने कहा था कि इसके नीचे 1, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 18 है। तो हमें इन तीनों को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो जो इनके तीनों के डिनोमिनेटर 1, 1 और 18 तीनों से डिविजिबल हो, ताकि सब कुछ इंटीजर आ जाए। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर क्या कर सकता हूं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18, 18 और 18, और जैसे ही करूंगा तो आप देखिए कि कितना आ जाएगा, ये आ गया 126, ये कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 108, 126, 108, और ये कितना आ रहा है, तो ये आ गया 115। अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो जब डिफरेंस निकालेंगे कितना आ रहा है 108 एंड 115 में डिफरेंस आया 7, और इसमें डिफरेंस देखो तो 115, 126, तो डिफरेंस 11, यानी आपका जो रेशियो आ गया 7:11। और ये पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि ये जो आप 7 लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं ₹7 पर किलोमीटर, यानी आपका जो रेशियो आएगा वो डिस्टेंस की बात जो की जा रही है उसमें बेस वैल्यू का रेशियो आता है, यानी यहां पर रुपए का नहीं, ये किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसका रेशियो आया। तो 7 और 11 अगर देखें तो टोटल डिस्टेंस दोनों टैक्सी द्वारा अगर 7 कवर किया जाएगा, मैंने डिफरेंस ऐसे निकाला ये बता चुका हूं। तो 7 रेशियो आपका जो है टैक्सी द्वारा कवर किया गया, कार द्वारा 11 रेशियो, 7 और 11 कितना हुआ
18 रेशियो, और ये 18 रेशियो की वैल्यू कितना टोटल डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर, और एक रेशियो 5 किलोमीटर आ गया। तो टैक्सी द्वारा कितना कवर किया था, तो 7 इंटू 5 इजिकल टू 35 किलोमीटर, यानी वो इस कंडीशन में 35 किलोमीटर किसके द्वारा चला है, टैक्सी द्वारा। अच्छा, इसको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, और तरीका क्या होगा,